हेलो एवरीवन, सुप्रभात, जोहार, नमस्कार, जोहार। आप सभी कोई को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए क्योंकि जो दो वीडियो मैंने डाला है काफ़ी अच्छा जो है आप लोगों का एक रिस्पॉन्स जो है हमको मिला, तो जिसके वजह से आगे का भी वीडियो हम लोग कंटिन्यू करेंगे और मनी बैंकिंग जो है हम लोग कंप्लीट इसी पार्ट में कवर अप करेंगे, है ना। तो जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए अगर क्लास आपको अच्छा लगे, क्योंकि आने वाला वीडियो जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस में देने जा रहा हूं जो आपका YouTube चैनल के ही माध्यम से दिया जाएगा और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो भी जो है वो अपलोड करने जा रहा हूं, है ना। तो जो आप अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे तो वो वीडियो आपको पहले मिलेगा। और जैसा कि आपको पता है कि आपका जो पीजीटी कंपटीशन एग्जाम है या फिर रेवेन्यू इंस्पेक्टर उसका टेस्ट सीरीज जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो टेस्ट सीरीज के लिए नीचे दिए गए लिंक में आप क्लिक कर लीजिएगा तो डायरेक्ट आप टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं और एक मिनिमम चार्ज में आप पूरा का पूरा 150 क्वेश्चन का एक पैटर्न जो है हिंदी इंग्लिश का पैटर्न रहेगा, उस पैटर्न में जो है आप टेस्ट को दे देंगे, है ना। तो अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुआ है एग्जाम का पीजीटी का, तो इसलिए आप धैर्य पूर्वक जो है वो पढ़ाई करते रहें। बाकी बहुत सारे यूट्यूबर्स आज देंगे, कल देंगे, फलाना देंगे, चिला, इस पे एकदम ध्यान ना दे आप अभी फिलहाल अभी जो भी समय है आप उस समय का ये बहुमूल्य समय है, आपका प्रीसियस क्रूशियल टाइम है, इस पे फोकस जो है सिर्फ और सिर्फ आपका स्टडी पे होना चाहिए, ना कि बाकी यूट्यूबर्स पे या फिर बाकी दूसरे लोगों पे, है ना। आप अगर जेएसएससी का वेबसाइट रेगुलर वेबसाइट जो है वो चेक करते रहिए, ठीक ना, सुबह शाम एक बार आप चेक कर लीजिए, बस वही आपका ऑफिशियल नोटिस आएगा, वहीं से जो होना होगा होगा, है ना। बाकी इधर उधर की बातें मैं कुछ बोलूं अगला कुछ बोले तो सब जो है हाइपोथेटिकल बातें हैं, ठीक ना, उस पर एकदम आप ध्यान ना दें। तो चलिए फिलहाल जो है हम लोग आरबीआई का बात कर रहे थे। आरबीआई का मैं बारे में अगर जिक्र करूं थोड़ा सा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो ओरिजिन जो हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वो 1935 को हुआ था। मतलब हम ये बोले कि ये 1 अप्रैल 1935 को ये रियल एग्जिस्टेंस फॉर्म में आया था, लेकिन बहुत वर्ष पहले से ही इसके बारे में चर्चाएं चल रही थी। डिफरेंट लोगों ने अपने अपने हिसाब से सारी बातें जो है वो कह रखी थी, ठीक ना। और एक लंबे अरसे से इसका गठन के लिए लोग प्रयासरत था, ठीक ना। बाद में वो सफल भी हुआ, लेकिन वो सफल के पीछे कितनी लंबी लड़ाई है उसको हम लोग जो है 5 मिनट में एक्सप्लेन तो कर सकते हैं, लेकिन उसको फील करने के लिए आपको एक लंबा समय देना पड़ेगा। लेकिन मैंने उसको बस छोटा सा एरिया में मैंने उसको कंक्लूड करने का प्रयास किया है, जो कि असंभव वाली बात है, लेकिन मैंने उसको संभव बनाने का प्रयास किया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आरबीआई का, तो आरबीआई का जो बिल है वो इनहैंस किया गया था, बिल जो है प्रोड्यूस किया गया था 1927 में। 1927 में आरबीआई का बिल जो है वो आपका जनवरी महीना में लेजिस्लेटिव असेंबली में रखा गया था, ठीक है ना, रखा गया था। मैं वो बताऊंगा, लेकिन मैं उससे पहले भी चर्चा कर दूं, इससे पुराना जमाना अगर हम देखें तो 1773 जो सबसे पुराना जो हम लोग को डेट जो ज्ञात होता है वो 1773, मतलब लगभग जो है 2 दशक जो है 200 वर्ष पहले की बात है ये, ठीक ना। 200 वर्ष लगभग जो है लमसम मोटा मोटी मान के चलो, है ना। तो 150 तो कंफर्म है। ये 1773 में एक रिकमेंडेशंस दिया गया था, किनके द्वारा दिया गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा दिया गया था, जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, जो उस वक्त के बंगाल के गवर्नर थे। और बंगाल कहां? तो भारत में। तो बंगाल के गवर्नर थे, उन्होंने एक रिकमेंडेशंस दिया था उस टाइम के सरकार को या उस टाइम के लेजिस्लेटिव असेंबली को कि आप एक जनरल बैंक इन बंगाल एंड बिहार के नाम से आप इसको खोलिए। तो सोच लीजिए कितनी पुरानी बात है। तो बिहार जो है हमारा कितना पुराना पहले ही नाम इसका दे दिया गया था,
है ना। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो 1773 में ये रिकमेंडेशन जो है दिया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा, और वो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, बंगाल के गवर्नर थे वो, और उन्होंने कौन सा बैंक खोलने का बात किया था, वो बात किए थे आपका जनरल बैंक इन बंगाल एंड बिहार। इसके बाद 1807 में कुछ घटनाएं हुई, 1827 में कुछ घटनाएं हुई, होते रही, वो मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। मेजर जो घटना हुआ वो 1921 में हुआ, 1921 में हुआ, है ना। इस बीच में बहुत सारी घटनाएं हुई, वो घटना को अगर हम याद करते रहे तब तो फिर हो जाएगा, इसी में आपका 2 क्लास लग जाएगा। तो मेजर घटना जो है 1921 में हुआ, जब 3 प्रेसिडेंसी बैंक, भारत में 3 प्रेसिडेंसी बैंक हुआ करते थे, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ मद्रास, ठीक ना। 3 प्रेसिडेंसी बैंक मिल करके एक बैंक का गठन किया, और वो बैंक का नाम था इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया, IBI के नाम से ये बैंक को जाना गया, इंपेरियल बैंक्स ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। और इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा जो खासियत था वो क्या था, ये था कमर्शियल बैंक, लेकिन ये सेंट्रल बैंकिंग के जैसा फंक्शन करता था। क्लियर है। तो था ये सेंट्रल बैंक, लेकिन कमर्शियल बैंक के जैसा फंक्शन करता था, तो उसी को मैंने लिख रखा है, कमर्शियल बैंकिंग था लेकिन इसका फंक्शन जो था वो सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम के जैसा था। ठीक है। तो ये सबसे बड़ा घटना हुआ था जब 3 बैंक मिल करके एक बैंक बनाया, इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसी को देखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए 1926 में हिल्टन यंग कमीशन ने एक रिकमेंडेशन दिया कि भैया देखो ऐसा है ना, इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया तो कमर्शियल टाइप का है, ये काम नहीं चलेगा, आप ऐसा करो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन करो, है ना। तो सीधा सा बात है, कौन कमीशन किसने दिया था, तो हिल्टन यंग कमीशन ने रिजर्व बैंक का रिकमेंडेशंस करा था। ठीक है। तो और ये कौन से ईयर में किया था, 1926 में किया था, 1926 में किया था। और इसी के तुरंत बाद जनवरी 1927 में, जो कि मैंने यहां पे आपके साथ डिस्कस कर रखा है, जनवरी 1927 में गोल्ड स्टैंडर्ड एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिल जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस किया गया, लाया गया। ठीक है। तो गोल्ड स्टैंडर्ड एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, बिल जो है इंट्रोड्यूस किया गया, कहां पे, लेजिस्लेटिव असेंबली में। कब किया गया, जनवरी 1927 में किया गया। कब किया गया, जनवरी 1927 में किया गया। लेकिन किसी कारणवश इस बिल में बहुत सारी त्रुटियां थी, तो वो त्रुटियां को बोला गया कि आप सुधारो और एक नया फ्रेश बिल जो है आप लेकर के आओ, है ना। तो फ्रेश बिल जो है वो इसी को लेकर के लाया गया 8 सितंबर, मतलब ये बिल रिजेक्ट हो गया और इसी बिल को लाया गया 8 सितंबर 1933 में। ठीक है। तो बिल कौन सा था, बिल था गोल्ड स्टैंडर्ड एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिल, है ना, जो कि पहले दफा में 1927 को लाया गया था, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया था। तो बाद में एक दूसरा बिल जो है फ्रेश बिल, इसी को अमेंडमेंट करके, इसी को अल्टरेशन करके लाया गया। और वो कब लाया गया, 8 सितंबर 1933 को लाया गया। कब लाया गया, वो 8 सितंबर 1933 को लाया गया, है ना। अब जब 8 सितंबर 1933 को लाया गया तो ये बिल चर्चा हुआ लेजिस्लेटिव असेंबली में और पास हो गया 22 दिसंबर 1933 में। बिल इंट्रोड्यूस किया गया था 8 सितंबर को, पास हुआ 22 दिसंबर को, है ना।
8 सितंबर इसलिए भी याद है क्योंकि 8 सितंबर जो है वो मेरा बर्थडे भी है, बर्थडे जो है वो मेरा 8 सितंबर को ही है, तो इसलिए भी मुझे याद है कि हाँ 8 सितंबर को ये बिल लाया गया था आरबीआई से, आरबीआई के लिए। और ये जो है गवर्नर जनरल जो है इनको इस बिल को एसेंट दे दिए थे, मतलब अपना स्वीकृति प्रदान कर दिए थे। कब? 6 मार्च 1934 को। तो 6 मार्च 1934 को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है उन्होंने इस बिल को स्वीकृति प्रदान कर दिया था, और जब स्वीकृति प्रदान एक्सेप्ट कर लिया, एसेंट दे दिया, तो ये बिल जो है वो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो बन गया, और वो एप्लीकेबल कब से हो गया, ओरिजिन इसका कब से आ गया, 1 अप्रैल 1935 से। वही चीज मैंने यहां पे लिख रखा था, 1935 से ये बिल जो है इसका ओरिजिन डेट माना जाता है। यही रीजन है कि जब भी हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 पढ़ते हैं। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है जब बन रहा था तो उस टाइम इसका पेड अप कैपिटल जो था 5 करोड़ से इसने बिजनेस स्टार्ट किया था। सोच लो उस टाइम 5 करोड़ कितना अमाउंट होता होगा, और वो भी पूरे भारत का वो बैंक था, और वो मात्र 5,000। ये भी इस तरह से भी सोचो कि पूरे भारत का 5 करोड़ लेकर के, आज के लिए 5 करोड़ तो एक आज के डेट में छोटा छोटा लोगों के पास करोड़ रुपया आ जाता है ना। तो ये तो 5 करोड़ बैंक है, तो ऐसा तो आरबीआई आज के डेट में बहुत, लेकिन ये कब की बात है, पुरानी बातें हैं। तो पेड अप कैपिटल जो है 5 करोड़ था, और जिसमें एक शेयर का कीमत जो था 100 रुपए का फेस वैल्यू का शेयर था, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर जो है वो आपके 5 लाख हो गए। तो 5 लाख शेयर्स होल्डर जो है वो मिल करके आरबीआई स्टार्ट किया था, और जिसमें से ये 5 लाख में से 2200 शेयर जो है वो सब्सक्राइब किया गया था इसके डायरेक्टर्स के द्वारा। किसके डायरेक्टर्स के द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टर्स के द्वारा ये 2200 शेयर जो है सब्सक्राइब किया गया था, और बाकी जो रिमेनिंग बच गए वो शेयर जो है बाकी अदर शेयर होल्डर या प्राइवेट शेयर होल्डर इसने ले लिया था। आई बात समझ में? तो टोटल 5 करोड़ से इनका पेड अप कैपिटल स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो है एक शेयर का कीमत 100 रुपया था, तो 5 लाख आ गया, 5 लाख का 2200 रुपया उसके डायरेक्टर जो है इंटरनल सब्सक्राइब हो गया था, और बाकी का जो पैसा है वो एक्सटर्नल अदर लोग ने लिया था। आई बात समझ में? तो यहां तक अगर क्लियर है तो इसको नोट डाउन करेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे। मैं इसके बाद जो है इसका कंपोजिशंस के बारे में डिस्कस करूंगा। चलिए, मैं थोड़ा स्क्रीन से साइड हो गया है ताकि आप इसको नोट डाउन कर सके। चलिए, तो इसके आगे अगर हम देखें, है ना, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई की अगर बात करें तो आरबीआई का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, सेंट्रल बोर्ड और लोकल बोर्ड्स। ये 2 अलग अलग पार्ट में जो है ये डिवाइड किया गया है। एक तो आपका सेंट्रल बोर्ड है और दूसरा जो है एक आपका लोकल बोर्ड्स है। सेंट्रल बोर्ड में 20 मेंबर हैं, और लोकल बोर्ड में जो है वो आपके अलग अलग केस में मैं बताऊंगा। तो 20 मेंबर में कौन कौन मेंबर आ जाते हैं? पहला मेंबर जो है वो गवर्नर है, पहला मेंबर गवर्नर। दूसरा मेंबर जो है आपका वो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जो गवर्नर अपॉइंट करने का पावर जो है गवर्नर का रहता है, तो गवर्नर जो है वो डिप्टी अपॉइंटमेंट उसको करता है। फिर 4 और डायरेक्टर होते हैं जो हर एक लोकल बोर्ड से होते हैं। तो लोकल बोर्ड आपका 4 जगह है आरबीआई का, दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में और कोलकाता में। तो जो 4 डायरेक्टर्स होते हैं वो मुंबई से होते हैं, एक कोलकाता से होते हैं, एक चेन्नई से, एक मद्रास से, दिल्ली से एक, है ना। और ये चारों डायरेक्टर को नॉमिनेट किसके द्वारा किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन बस एक चीज ज्ञात रहे कि ये चारों डायरेक्टर जो हैं उसमें एक एक डायरेक्टर सभी जगह से होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, 10 डायरेक्टर जो है वो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो वेरियस फील्ड से होते हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके द्वारा होते हैं बताना? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 10 डायरेक्टर जो होते हैं जो वेरियस फील्ड के होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको
इसको जो है नॉमिनेट करता है, और लास्ट में जो एक गवर्नर बच जाए, वो एक जो मेंबर बच जाए, वो मेंबर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो सेक्रेटरी होता है, यूजुअली उसी को बनाया जाता है, ठीक ना। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल से होता है, और वो सेक्रेटरी होता है कहां का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो है वो सेक्रेटरी को 20वां मेंबर के रूप में जाना जाता है। तो टोटल आप देखोगे तो 1 4 और 4 8 1 9 9 और 10 19 और 19 और आपका ये कितना हो गया 20। तो 20 मेंबर्स होते हैं वो सेंट्रल बोर्ड के होते हैं। बाकी लोकल बोर्ड का अगर हम बात करें तो इसमें हर एक लोकल बोर्ड से 5-5 मेंबर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। आई बात समझ में, अपॉइंट किया जाता है। अच्छा, इसके आगे जो है ऑब्जेक्टिव है, ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव आप कर लेंगे खुद से। अगर नहीं कर पाएंगे तो मेरे को बता देना, क्योंकि ये आपका गूगल में या फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म में आपको मिल जाएगा इसका, है ना। फंक्शन भी मैं बता दूं, फंक्शन जो है 2 फंक्शंस होते हैं, एक ट्रेडिशनल फंक्शंस होते हैं, एक प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शन होते हैं। ये भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। एक अदर फंक्शंस होते हैं जिसमें गोल्ड एंड बुलियन सेल करना, या तो एक और इसी तरह से मैं बात करूं प्रोहिबिटेड फंक्शन। तो ये 4-5 पार्ट जो है मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो कमेंट बॉक्स में कर देना, लिख देना, मैं इसको भी कंप्लीट करा दूंगा। अब आगे जो मैं करूंगा वो कमिटी करूंगा, है ना, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमिटी। चलिए, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए।